हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड हम अपने पिछले लेक्चर्स में एमओटी खत्म कर चुके हैं। अब बहुत छोटे छोटे से 2-4 टॉपिक रहते हैं जो कि हमें खत्म करने हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट बेसिकली ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड, देखो वैसे इन रियलिटी में बात करता हूँ, कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता और कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता। आपने ये बात तो सुनी होगी कि बॉन्ड्स दो तरीके के हैं, आयनिक एंड कोवलेंट। खैर बॉन्ड तो बहुत तरीके के हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं। पर जो बेसिक कैटेगरी हम ज्यादातर डिवाइड करते हैं दैट इज आयनिक एंड कोवलेंट। तो कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली ना ही आयनिक है ना ही कंप्लीटली कोवलेंट है। आज कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली कोवलेंट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। इस बात को मैं प्रूव करूंगा, ठीक है ना। यानी कि नो बॉन्ड इज कंप्लीटली कोवलेंट, देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर इन इट। कोई कंपाउंड कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। एंड सबसे मजेदार बात, इस टॉपिक को मैं इतना एडवांस लेवल लेके जाने वाला हूं कि मैं आपको परसेंटेज में भी ये बात निकाल के दिखाऊंगा कि कितना आयनिक कैरेक्टर है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, कितना आयनिक कैरेक्टर है। फाइन, चलिए मूव करते हैं बिल्कुल बेसिक सी चीज से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? देखो, अगर हम बात करें क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बने हुए कोवलेंट बॉन्ड की, यहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। दोनों ही क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा हुआ है। क्या इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव, कोई जद्दोजहद होगी? कोई लड़ाई नहीं है, बिकॉज ये दोनों जुड़वा भाई हैं भाई। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहां पे तो हमारे पास यार कंप्लीटली कोवलेंट नेचर आता है। पर बट इन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देखो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है ना, ये एक अलग चीज है। तो यहाँ पे बात चल रही है, ये तो देखो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो मतलब सेम एटम के मॉलिक्यूल बने हुए हैं, सेम एटम का मॉलिक्यूल बना हुआ है Cl2 जो है। हमारी डाइपोल मूवमेंट की लड़ाई ऐसे मॉलिक्यूल्स में नहीं है, ये तो कोवलेंट है, इनमें लड़ाई नहीं है। बट इन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटम मतलब एटम ऑब्वियसली, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम से बना हुआ। सपोज फॉर एग्जांपल HF या फिर HCl भी लिया जा सकता था। देखो HF की बात कर लो या फिर HCl की भी बात करी जा सकती है। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, क्या तुम्हें लगता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ये कंप्लीटली सेंटर्ड पे है? जैसे यहाँ पे ये कंप्लीटली सेंटर पे है, क्या इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को बोला कि तुम जब रात को सोए होगे मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ये दोनों जुड़वा भाई हैं। जितना इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया उतना उसने शेयर किया है। जो शेयरिंग पार्ट है कंप्लीटली सेंटेड है, कंप्लीटली सेंटर में पड़ा है, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां हमें भी पता है कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, पर क्लोरीन बीइंग द जिद्दी इंसान, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करेगा यार, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मैं खींच लूंगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, एंड जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल माइनस। देखो पूरा माइनस आ जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ होगा आयनिक के अंदर, अगर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकल के इसके ऊपर आ जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो हम ये बात पढ़ते हैं कि A प्लस हो जाता है B माइनस। याद है आपको NaCl में हमने ये बात पढ़ी है, दिस इज आयनिक कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यहाँ पूरा नहीं जाता। देखो बॉन्ड तो ये कोवलेंट ही है,
बॉन्ड तो ये भी कोवेलेंट है बिकॉज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में शेयरिंग हुई है, यहां भी शेयरिंग हुई है, यहां भी शेयरिंग हुई है, ट्रांसफर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ट्रांसफर का फंडा नहीं है, आयनिक का फंडा नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग दैट इज कोवेलेंट है। पर इसमें और इसमें कुछ तो फर्क है, वो ये बात है कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली सेंटर पे पड़े हैं, शेयरिंग पूरी अच्छी तरीके से बराबर इक्वल शेयरिंग है। यहाँ दोनों ने इलेक्ट्रॉन तो एक एक दिया है, पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या बोला, जब तू रात को सोया हुआ होगा तेरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा, देखना याद रखना, जब तू सोया हुआ होगा। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण उसके ऊपर पार्शियल माइनस बन जाएगा, एंड अगर उसके ऊपर पार्शियल माइनस बन जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज बन जाएगा। इसको हम अपनी लैंग्वेज, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं पोल्स बन जाना, ठीक है ना। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, प्लस पोल बन जाना, नेगेटिव पोल बन जाना। सो अल्टीमेटली इस चीज को हम बोलते हैं पोल्स बन जाना। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि यहां पे ऐसी कोई पोलैरिटी नहीं है, देयर इज नो पोलैरिटी। यहां पे देखिए कोई पोल्स नहीं बने हैं, दोनों क्लोरीन में किसी भी तरीके की कोई जद्दोजहद, कोई लड़ाई नहीं है। तो इट मींस दिस इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट। भाई ये नॉन पोलर है नेचर में, जबकि ये पोलर बंदा है, ठीक है ना। एंड पोल्स बन जाने के कारण, पोल्स बन जाने के कारण हम यहाँ पे इस तरीके से साइन लगाते हैं। इसका मतलब है जो एरो का साइन है दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड, एंड ये जो है ये टेल है, दिस इज हेड, दिस इज टेल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस चीज को दिखाना, ये दो पोल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को ही बोलते हैं डाईपोल। डाई मींस दो, पोल्स मींस पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, दिस इज नोन एज डाईपोल। ये हमें ये बात बताता है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा था, कोवेलेंट बॉन्ड बना था, फिर भी इसके ऊपर चार्जेस आ गए ना, देखो चाहे पूरे नहीं आए, थोड़े से आए, मैं कहता हूं पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है, पर चार्जेस है ना, अरे है ना चार्जेस। तो ये बात पढ़ो जरा दोबारा से, द बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली कोवेलेंट, देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर इन इट। आयन का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब पूरा प्लस और पूरा माइनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन? आयनिक कैरेक्टर क्या है, पूरा प्लस पूरा माइनस, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं है। देखो बना तो शेयरिंग से है तो कोवेलेंट, इसलिए मैं नीचे लिख भी रहा हूं कोवेलेंट, पर कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं है बिकॉज देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर, कुछ तो चार्ज बना है, फाइन। एंड इस दो पोल्स पे बन जाने को, दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस दो पोल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डाईपोल। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। एंड दिस डाईपोल, अब हम इसको डाईपोल को थोड़ा बना लेते हैं और ज्यादा लिख लेते हैं डेफिनेशन और इसके यूनिट्स वगैरह। खैर डाईपोल का बेसिक थिंग यही है कि ये दो पोल्स बन जाने को हम कहते हैं डाईपोल। लेट्स हैव इट, आगे इसको और करते हैं। सो बेसिकली यार डाईपोल का जो बेसिक लेआउट था वो हम समझ चुके हैं। अगर हम इसे फॉर्मली लिखें तो इट इज द प्रोडक्ट of the charge developed on the atoms in a molecule and distance between them. So dipole moment की ये बेसिकली फॉर्मल डेफिनेशन है, यानी कि डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में क्या है, इस चार्ज और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है इसका मल्टीप्लाई, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेवलप्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है एंड इसके ऊपर कितना पार्शियल प्लस या कितना, ऑब्वियसली जितना पार्शियल प्लस डेवलप होगा उतना ही इसके ऊपर पार्शियल माइनस डेवलप होगा। तो चार्ज तो सेम ही होगा ना, बड़ी सिंपल सी बात है यार। अगर समोसे वाले के 10 समोसे बिके हैं, इसका मतलब खरीदने वाले ने 10 ही खरीदे होंगे, ऑब्वियसली ये तो नहीं हुआ होगा ना समोसे वाले के 10 समोसे बिके हैं पर खरीदने वाले ने 4 ही खरीदे होंगे।
या 11 खरीद लिए होंगे ऑब्वियसली। तो इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज, अगर हम चार्ज को लिख लें Q, दिस इज Q, फाइन, अगर ये कर्सिव का थोड़ा चक्कर ना पड़ जाए, तो दिस इज Q एंड डिस्टेंस कैन बी रिटन एज D। सो डाइपोल मोमेंट, फाइन, जिसको हम बेसिकली म्यू से बताते, सो म्यू कैन बी रिटन एज Q into D। मेरी आदत है थोड़ी सी, ये Q है, दिस इज Q, ठीक है ना, दिस इज चार्ज डेवलप्ड ऑन द एटम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, कोई दिक्कत, क्लियर। तो यूनिट क्या बन सकता है, व्हाट विल बी द यूनिट, देखो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम एंड डिस्टेंस का यूनिट मीटर, सो दिस कैन बी द यूनिट कूलम मीटर। हालांकि हम डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं डिवाइस से, हम जो मतलब बेसिकली द यूनिट, दैट्स अ यूनिट, जो कॉमन सबसे ज्यादा यूनिट है फॉर डाइपोल मोमेंट इज डिबाई, ठीक है ना, दैट इज डी। एंड हम इनको आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लाइक 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 into 10 raised to power -30 कूलम मीटर, ठीक है, चेंज द कूलम मीटर, क्योंकि यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो Q into D करके हमारे पास कूलम मीटर में आएगा, which can be converted into 1 dBi, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। सो दिस इज 3.33 into 10 raised to power -30 कूलम मीटर इज इक्वल टू 1 dBi। सो दिस इज बेसिकली डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने फॉर्मल बात बता दी है, ठीक है ना। कैजुअली हमें पता है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट इज, जब एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल आता है तो उनके बीच में जो शेयरिंग हो रखी है वो एक बिल्कुल सही अच्छी परफेक्ट शेयरिंग, बीच वाली सेंटेड शेयरिंग नहीं है, ठीक है ना। इनमें से एक बंदा होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचने की कोशिश करेगा, जब वो खींचेगा उसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा एंड दूसरे के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसके ऊपर ये बेसिकली दो पोल्स बन गए हैं, जिस बात को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर। एंड इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस बीइंग द हेड, plus being the tail, and this will be the representation, arrow representation, clear। now what if अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डाइपोल बन रहे हुए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ा होगा, वही लगाना है। दिस इज बेसिकली अ वेक्टर एंटिटी, ठीक है ना, डाइपोल इज अ वेक्टर एंटिटी। सो अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा डाइपोल्स अवेलेबल है तो यू जस्ट नीड टू डू द वेक्टर सम ऑफ ऑल देम, ठीक है ना। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं बेसिकली कुछ करके दिखाता हूँ, एग्जांपल्स भी हो जाएंगे, वेक्टर सम का फंडा भी हो जाएगा, एंड अगर कुछ एंगुलर चीजें हुई तो उसके बारे में भी बात हो जाएगी। लेट्स हैव, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डाइपोल्स हुए, लेट्स हैव इट। सो काफी ज्यादा मजेदार क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं इसमें। इफ देयर आर टू और more dipoles in a single molecule, फाइन। इस टॉपिक के अंदर हम काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, फाइन, लेट्स हैव इट। पर उससे पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं। यू जस्ट नीड टू डू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल्स, फाइन। एंड माइट भी आप लोग इस बात से भी अवेयर होंगे कि सपोज इधर ए डाइपोल जा रहा है, इधर बी डाइपोल जा रहा है, एंड दीज आर हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, सो रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपको इसके बीच का रिजल्टेंट डाइपोल निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यू ऑल नो द वेक्टर सम, हाउ द वेक्टर सम इज डन, a square plus b square plus 2ab cos theta is how we calculate the resultant vector between two vectors, कोई दिक्कत। so dipole moment being a vector entity, dipole moment क्योंकि एक वेक्टर एंटिटी है तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है, फाइन, कोई दिक्कत। so let's try some examples। so example number 1, let's try it for CO2, ठीक है ना। यार इतनी तो बात हमें पता है, CO2 के बारे में हम ये बात पढ़ चुके हैं, CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, हैविंग एन एंगल ऑफ 180, है ना, ये बात आपको याद होगी, ये अब पूरे चैप्टर में हमने किया ही किया है,
पूरे चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर्स ही बनाए हैं, ठीक है ना। तो CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मानते हो तुम कि डाइपोल इधर की तरफ जाना चाहिए, isn't it? एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो तुम मानते हो कि डाइपोल इधर की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जितनी इस डाइपोल की वैल्यू आएगी उतनी ही इस डाइपोल की वैल्यू आएगी, तो मैं बड़ी आसानी से ये बात कह सकता हूँ यहाँ तो डाइपोल 0 होना चाहिए। तो बात बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं बीच में खड़ा हूँ, लो भाई, मैं कार्बन हूँ, इधर का ऑक्सीजन मेरे को खींच रहा है, इधर का ऑक्सीजन भी मेरे को खींच रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना। वैसे ऑक्सीजन कितनी क्या औकात, वो मेरे को खींच ले, ठीक है ना। फाइन, हैवी होने के अपने फायदे हैं। तो बेसिकली खैर यहाँ पे हैवी का कोई फंडा नहीं है, बेसिकली ऑक्सीजन कार्बन को खींच रहा है, पर जितना ऑक्सीजन इधर वाला खींच रहा है उतना ही उधर वाला ऑक्सीजन भी खींच रहा है। अल्टीमेटली कार्बन तो वहीं खड़ा है, यानी कि ना तो वो इधर अट्रैक्ट हो रहा है ना इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस द डाइपोल कम्स आउट टू बी 0। तो यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, अगर हमारे पास कंपाउंड सिमेट्रिकल आता है, अगर हमारे पास कंपाउंड सिमेट्रिकल आता है तो डाइपोल तो 0 ही आएगा, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल आ गया, ठीक है ना भाई। यहां पे नोट करके लिखेंगे एक बात, इफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, डोंट राइट इट एज कंपाउंड, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आता है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल है, देन उसका डाइपोल मूवमेंट तो 0 ही आएगा। फाइन, बिकॉज सिमेट्रिकल चीजों का जब हम वेक्टर सम निकालते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है, 0। सिमेट्रिकल चीजों का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, ठीक है ना। अगर आप बात करें CH4 की, भाई कार्बन ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एग्जांपल लेके देखते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3, SO3। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 3 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर है नहीं। फाइन, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिर्फ 3 लोग लगे हुए हैं, 3 स्टीरिक नंबर है इसका, कोई लोन पेयर नहीं है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है ना। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो म्यू क्या आ गया, 0। जो भी चीज सिमेट्रिकल आएगी उसका डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, XCF2, ठीक है ना। मैं आपको तेजी से बना के दिखाता हूं। जीनॉन में ना 3 लोन पेयर होते हैं जो कि प्लेन पे पड़े होते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर होता है, एक फ्लोरीन नीचे। तो पता ही है, स्टीरिक नंबर 5 का एग्जांपल था, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, 3 प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे। देखो प्लेन पे 3 लोन पेयर हैं, वो एक दूसरे के साथ 120 पे एंगल पे हैं, धक्के धुक्के खा के 0 हो जाएंगे, मानते हो ये बात। तीनों लोन पेयर एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकली हैं, वो 0 हो जाएंगे। एंड ये ऊपर का फ्लोरीन नीचे के फ्लोरीन, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अच्छा, लोन पेयर की भी बता देता हूँ, लोन पेयर हमेशा अपनी तरफ खींचता है, बिकॉज लोन पेयर भी एक इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड चीज है, तो लोन पेयर का भी डाइपोल मूवमेंट उसकी तरफ होता है। पर आप इसे 2D मत समझिए, 3D समझिए। देखिए 3 लोन पेयर हैं प्लेन पे, 120 के सिमेट्रिकल एंगल पे हैं, आप सिर्फ इसे ये देखिए कि ये तीनों की सिमेट्री है 0, ये ऊपर नीचे की सिमेट्री है 0, कैंसिल आउट, सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया, कोई भी दिक्कत। फाइन, तो आप बताइए मेरे को एग्जांपल नंबर 5 में आप मेरे को बताइए कि CF4 का डाइपोल मूवमेंट 0 आएगा या नहीं आएगा, ये आप बेसिकली CF4 लिख के कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। अब मैं कुछ ऐसी बातें करता हूं जिनमें डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आएगा। लेट्स हैव, so let's have some another factors जिन मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आएगा। फाइन, इसमें सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास HF,
ठीक है ना। खैर ये एग्जांपल में यार वैसे मैंने लिख दी, यहाँ लिखना तो नहीं चाहता था बिकॉज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डाइपोल है, पर स्टिल एक बार रिकॉल हो जाए इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिख दिया है। ठीक है ना, यहाँ 2 डाइपोल तो नहीं है, पर स्टिल इतनी बात क्लियर है कि यहाँ डाइपोल 0 नहीं आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए एग्जांपल नंबर 2, SO2। देखो उसमें हमने बात करी थी SO3 की, ठीक है ना, उसमें हमने बात करी थी जिसमें 0 आ रहा है SO3 की। यहां हम बात करते हैं SO2 की। देखो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेप बनती है, अगर आपको याद हो दिस इज बेंट शेप, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन अगेन कम्स आउट टू बी sp2 बिकॉज़ स्टीरिक नंबर 3 है, 2 लोग लगे हुए हैं, एक लोन पेयर है, टोटल चीजें 3 है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। खैर मुद्दे की बात है, इसने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, सबने अपनी तरफ खींचा, बहुत सिमेट्रिकली खींच रहे हैं, पर ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। अरे तुम्हें लग रहा है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो पंखा ही है ना, ट्राइगोनल प्लेनर तो पंखा ही है, और 2 फर तो तुम्हारे एक जैसे हैं, तीसरा फर अलग है। यहां पे भी ऑक्सीजन होता देखो फिर तो 0 आ जाता। 2 फर तो तुम्हारे एक जैसे हैं, तीसरा फर कुछ अलग है। क्या तुम्हें लगता है कि हर डायरेक्शन में सेम हवा आएगी? नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी। अगर तीनों फर एक जैसे होंगे ना तो ही हर जगह पे सेम हवा आएगी। फाइन, इट मींस दिस कम्स आउट टू बी अनसिमेट्रिकल, सो द डाइपोल मोमेंट नॉट कम्स आउट टू बी 0। फिर यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, देखिए NH3 वर्सेस NF3, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा बार पूछा गया है। फाइन, इसको डिस्कस करके देखते हैं। खैर एक बात बता देता हूं, दोनों का ही नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसलिए दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स सूट कर रहे हैं। पर मुद्दे की बात यह है, दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? लेट्स हैव इट। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। बोथ आर sp3, इफ यू कैन सी दिस, दोनों का 4-4 स्टीरिक नंबर आ रहा है, 3-3 लोग लगे हुए हैं, एक लोन पेयर है, 3 लोग लगे हुए हैं, एक लोन पेयर है। बोथ आर sp3, बोथ आर पिरामिडल शेप, बोथ आर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। देख लो, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, 3-3 बॉन्ड है, दोनों ही sp3 हैं, दोनों का स्टीरिक नंबर 4 है, दोनों टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के हैं, दोनों का पिरामिडल शेप है, फिर भी अलग अलग आएगा। दोनों का नेट डाइपोल 0 नहीं है, दोनों का नेट डाइपोल 0 नहीं है। देखो लोन पेयर मैंने आपको बताया था अपनी तरफ खींचता है, हाइड्रोजन से ये अपनी तरफ खींच लेगा, यहां से भी हाइड्रोजन से ये अपनी तरफ खींच लेगा, एंड यहां से भी अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि नेट सारा कुछ ऊपर ही जा रहा है, नेट सारा कुछ ऊपर ही जा रहा है ना। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन खींचेगा ना, यहां से भी नाइट्रोजन खींचेगा, यहां से भी, यहां से भी, एंड लोन पेयर तो अपनी तरफ होता ही ओरिएंटेड, तो अल्टीमेटली सब कुछ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली फ्लोरीन, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। तुम्हें लगता है कि यहां ये इससे बढ़ने वाला है? बिकॉज यहां तो ऊपर भी जा रहा है एंड नीचे भी जा रहा है, पर ये 0 नहीं है। एक बार याद रखेंगे, देखो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, पर 0 नहीं है, बिकॉज नीचे खींचने वाले लोग फ्लोरीन है एंड ऊपर खींचने वाला लोन पेयर है, सिमेट्री तो है ही नहीं है, एंड यहां भी 0 नहीं है, पर कौन ज्यादा है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कार खड़ी है बीच में, यहां सामने वाला बंदा भी उधर ही खींच रहा है एंड पीछे से 3 बंदे भी उधर ही खींच रहे हैं, यहां उधर वाला बंदा तो उधर खींच रहा है, ये 3 लोग इधर खींच रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि किस केस में, चलो सोचो, कार तेजी से जाएगी? पहले केस में तो ये तीनों भी उधर ही कार को धक्का मार रहे हैं जिधर से लोन पेयर मार रहा है, ठीक है ना। यहाँ लोन पेयर अलग धक्का मार रहा है, वो अलग धक्का मार रहे हैं, तो कहां खिसकेगी चीज? डेफिनेटली यही खिसकेगी, दोनों ही केसेस में खिसकेगी जरूर, बिकॉज यहां क्या पता इधर खींचने वाले उधर खींचने वाले के बराबर ना हो, तो यहां भी नेट डाइपोल तो 0 नहीं आएगा।
यहाँ भी 0 नहीं आएगा, पर ये सारे लोग एक ही साइड पॉइंटेड हैं, अल्टीमेटली NH3 इज मोर देन NF3। कोई भी दिक्कत, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस बात पे कि कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज लगभग बेसिक सारे के सारे कवर हो चुके हैं। मैंने आपको बोला था चैप्टर में मैं बहुत ही एडवांस लेवल एक चीज बताने वाला हूं इस टॉपिक में, दैट इज कितने प्रतिशत आयनिक करेक्टर है। फाइन, तो उसका फॉर्मूला भी करेंगे एंड एक क्वेश्चन पे लगा के भी देखेंगे। लेट्स हैव हाउ मच आयनिक करेक्टर अ मॉलिक्यूल हैव, लेट्स हैव। So next topic is calculating percentage ionic character. So बड़ा सिंपल सा फंडा है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू कितना म्यू उस मॉलिक्यूल के अंदर देखा गया है, यानी कि म्यू ऑब्जर्व्ड, एंड कितना म्यू होता अगर वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल 100% आयनिक होता, मल्टीप्लाई बाय 100। बड़ी सिंपल सी बात है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उसके अंदर कितना डाइपोल मोमेंट है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया उसके अंदर कितना डाइपोल मोमेंट है, डिवाइड बाय अगर वो मॉलिक्यूल कंप्लीटली आयनिक होता, 100% आयनिक होता, तो कितना डाइपोल होता, मल्टीप्लाई बाय 100। कोई दिक्कत, बड़ी सिंपल सी बात है यार। आपके कितने नंबर हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 में से अगर पेपर होता तो कितने होते, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 में से निकल के आ जाएगा। क्लियर, लेट्स हैव इट। इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं। HCl molecule has an observed dipole moment of 1.03 dBi, having separation between atoms 1.275 angstrom. Calculate percentage ionic character. So basically यार एक HCl का मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको एंड उसके अंदर ऑब्जर्व्ड कितना डाइपोल मोमेंट है ये बता दिया हमें, 1.03 dBi। क्लियर, उनका सेपरेशन बता रखा है कि कितना सेपरेशन है। वी ऑल नो एंगस्ट्रॉम इज 1 × 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है ना, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। क्लियर, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो मानते हो ये चीज तो हमें दी हुई है 1.03 dBi, हमें सिर्फ ये निकालनी है कि अगर HCl कोवैलेंट ना होके कंप्लीटली आयनिक होता तो क्या होता। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर HCl कंप्लीटली आयनिक होता तो मान तो इसके ऊपर +1 और -1 चार्ज होता। अगर ये कंप्लीटली आयनिक होता तो पूरा +1 एंड पूरा -1 होता। मानते हो ये बात, पूरा +1 का मतलब क्या है, पूरा प्लस होने का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। यही तो पढ़ा है ना हमने, ये तो यार क्लास 9th में बंदा पढ़ लेता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कि पूरा +1 चार्ज का मतलब क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है या एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे म्यू निकाल के देख लेते हैं, दैट इज Q × D। Q कितना है, Q इज 1.6 × 10⁻⁻19, D कितना है 1.275 × 10⁻⁻10। देखो मैंने इसको कूलम में कर लिया है, इसको मीटर में कर लिया है, सेंटीमीटर नहीं लिखा, कूलम मीटर लिखा है, ध्यान रखना, C बड़ा है M छोटा। ये कूलम है, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 1.275 × 10⁻⁻10 मीटर्स। कोई दिक्कत, फाइन। तो ये जितना भी आंसर आ जाएगा देन हम इसको किसमें चेंज कर लेंगे, डिबाई के अंदर। फाइन, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, डिबाई के अंदर चेंज करने के बाद ये तकरीबन 6.1 आ रहा है।
जब आप इसको डिवाई में चेंज कर लोगे, डिवाई में चेंज करने का तरीका आपको पता है, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर से एक डिवाई बनता है। क्लियर? अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डिवाई के अंदर, ये जो जितना कूलम मीटर बनेगा अगर आप इसको डिवाई के अंदर चेंज करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 6.1 डिवाई। तो अल्टीमेटली अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो 1.03 इंटू 6 डिवाइड बाय 6.1 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 17%। दोबारा से देखेंगे, देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब आपके मॉलिक्यूल के अंदर कितना डाइपोल है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, 1.03 है आपके मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल, ठीक है ना। एंड परसेंटेज अगर 100% आयनिक होता तो कितना होता वो हमने निकाल लिया। देखो अगर 100% आयनिक होता तो कंप्लीटली +1 और -1 चार्ज होता। कंप्लीटली +1 चार्ज का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता। ये चार्ज ले लिया, डिस्टेंस इनका दिया हुआ था, उससे हमने बेसिकली इसको सॉल्व कर लिया। पर ये जो आंसर आया किसमें आया, कूलम मीटर्स में आया, पर हमें आंसर किसमें चाहिए, डिवाइस। तो डिवाई में कन्वर्ट कर लिया हमने बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। तो डिवाई में कन्वर्ट करके हमारे पास 6.1 डिवाई आ जाएगा। आई हैव डन द कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना, 6.1 डिवाई कैलकुलेट आने के बाद कितना आपका डाइपोल इस मॉलिक्यूल में है, दैट इज 1.03 व्हिच इज गिवन ओवर हियर। एंड 100% आयनिक आने पे कितना डाइपोल होता। अगर HCl कंप्लीटली आयनिक चीज होती ना तो इसके अंदर इतना डाइपोल होता, जबकि है इतना, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें ये बात पता चल गई है कि एक ऐसा HCl का मॉलिक्यूल जिसके अंदर इतना डाइपोल होता है उसके अंदर 17% आयनिक कैरेक्टर होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर इतना डाइपोल मूवमेंट है, जिसके अंदर इतना डाइपोल मूवमेंट है, वो 17% आयनिक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक और बात बताऊं, हमेशा इसी को ही, मतलब जब +1 का फंडा है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन लगभग मतलब याद रख सकते हैं। यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस है, अदरवाइज बड़ा सिंपल सा फंडा है, Q इंटू डी करिए, इसके नीचे रखिए मल्टीप्लाई बाय 100। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, फाइन। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ।